जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। और एक वीडियो बनाया था अभी कल ही, आपने देख भी लिया होगा भी। बोर्ड परीक्षा के अंदर बड़े प्रश्न हैं, वो किस प्रकार से उनका उत्तर है वो लिखना चाहिए। और साथ में मैंने आपसे ये पूछा था भी, आप कमेंट करके ये बताइएगा भी क्या इस प्रकार से और वीडियो भी बनाने चाहिए, आपकी क्या डिमांड है। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे प्राप्त हुए भी, सर कुछ वीडियो और बनाइए ताकि हमें और भी कई तरीके हैं वो देखने को मिले। तो इसी आपकी बात को मानते हुए आज मैं महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नों का दूसरा पार्ट है वो लेके आया हूं। आज फिर हम दो बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में आप बड़े उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखने हैं उनके तरीके भी जान लेंगे। कुछ बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर की, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा भी, वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा जब आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके सामने अलग अलग प्रश्नों के अंदर मैं अलग अलग तरीकों के ऊपर भी बात करूंगा और आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उनमें से एक दो तीन तरीके आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो, ताकि बोर्ड परीक्षा के अंदर जब आप बड़े प्रश्न का उत्तर लिख सकें तो उसी प्रकार का जब आपका माइंड सेट होगा, आपका अभ्यास किया हुआ होगा, तो आप वहां अच्छे से रिप्रेजेंट है वो कर सकेंगे। तो इसलिए हर प्रश्न के अंदर जो चीज बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है। उत्तर तो मैं यकीन कर ही रहा हूं आपके ऊपर भी, उत्तर तो आप लिख देंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी आपकी शानदार हो उसके ऊपर हम आज फिर बात कर रहे हैं दो और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो दो प्रश्न पहले हो गए बड़े प्रश्न, और अब अगले प्रश्न के ऊपर आज हम बात करें। और आज का प्रश्न है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग का या उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न आ गया, यही प्रश्न आ गया, ऐसे समझिएगा। भाषा चाहिए थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, तो ये अपना उस क्रम के अंदर तीसरा प्रश्न है वो हो जाएगा। लास्ट में एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा भी, आपको फाइनल एग्जाम में क्या चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो पहले इन प्रश्नों के ऊपर बात कर लें। तो लीजिए, अब आपके सामने ये प्रश्न आ गया भी, कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, उद्योग आपको पता है किसके अंदर आता है, विनिर्माण की कैटेगरी में आता है। आप चाहें तो विनिर्माण के बारे में थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, या फिर चाहें तो आप उसी प्रश्न की हेडिंग बना दे, जैसे यहां मैंने बनाई है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग लिखा, अंडरलाइन किया। अब कुछ बेसिक बात हम लिख रहे हैं, यानी एक तरीके से बड़े प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका थोड़ा सा इंट्रो भी दे दीजिए, अच्छा रहता है। जैसे उद्योग या विनिर्माण द्वितीय क्रिया होती है, आपको पता है। उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर किया जाता है। और यहां अपनी बात क्या है, कच्चे माल वाली, तो वो भी ऐड कर दी। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। तो 5 बिंदु अब हमारे सामने आ गए। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको उन 5 शीर्षकों के बारे में बताना है। अब उनको बताने के क्या तरीके हैं वो देखिए। 2 तरीकों के ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूं। एक तो ये है भी, आपके पाठ्य पुस्तक में एक चार्ट देखा होगा बड़ा सारा, उसमें से जो कच्चे माल के आधार पर जो 5 प्रकार है, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित, इस प्रकार से आप डायग्राम बना दे। आप चाहें तो कृषि, खनिज और इनके जो एग्जाम्पल है वो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो इस प्रकार से केवल इतना ही बना दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले ये डिब्बे के अंदर बंद करके 5 नाम लिख दिए, 4-5 लाइनों में आपका ये डायग्राम है वहां आ जाएगा और बहुत दिखने में एग्जामिनर को सुंदर भी लगेगा। आप खनिज आधारित को धात्विक है धात्विक में बांटना चाहें, धात्विक को फिर लो और एलो धात्विक में बांटना चाहें तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। जो भी 1-2 एग्जाम्पल आपके याद रहे तो वो भी आप नीचे उदाहरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को इसमें भी घबराहट हो जाती है बाई चांस लिखते समय, यार मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अपनी लास्ट लाइन क्या थी, 5 शीर्षकों में हम इसके बारे में बात करते हैं, तो आप पहले 5 लाइनों के अंदर उन 5 के केवल नाम लिख दीजिए, हर लाइन में एक, कृषि आधारित, खनिज, रसायन, वन और
पशु आधारित, ये दूसरा तरीका, ये भी आप लिख सकते हो। एक तरीका ये है, अगर ये सेट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो इस प्रकार से उन पांचों पॉइंटों के 5 लाइनों में आपको नाम लिख देने हैं, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब दोनों मत बनाना, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए, या तो ये और या फिर ये इधर वाला तरीका, जो आपको इजी लगे, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। कोई प्रेशर नहीं लेना है, इंजॉय करना है। हम सीख रहे हैं ना अभी, और आगे आपको मैंने कहा लास्ट में हम कुछ और बातें भी करेंगे महत्वपूर्ण। अब आपको एक एक करके इनके बारे में बताना है। जैसे अब नंबर 1 कह गया ABCD 1 2 3 4, जो भी आपका मन करे। कृषि आधारित उद्योग, तो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय यानी बेचने के लिए ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग आते हैं, सारे प्रोसेसिंग वाली सारी बातें आ जाती है। शक्कर, चीनी वाला, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाहे चाय, कॉफी, कोको, मसाले, तेल और वस्त्र, चाहे सूती है, रेशमी है, चाहे जूट है, और रबड़ उद्योग आते हैं। ये थ्योरिकल बात लिख दी, ये पाठ्य पुस्तक वाला ही आंसर है, क्योंकि कई चीजें इसके अंदर समाहित हो गई। या फिर जरूरी नहीं आप उत्तर यही याद रखें जो आपने पहले, अगर कोई और लैंग्वेज में या आपके टीचर ने कुछ करवा रखा है तो आप वो लिखें। यहां एक बात समझ लें अच्छे से, अगर आप जहां जो यहां करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तब तो आप इसी प्रकार से करना है। आपके पास कोई और तरीका है तो मैं उसको मना नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत हो जाना भी मेरे स्कूल के टीचर ने तो ये बताया और मुकेश सर यहां पर ये बता रहे हैं, मैं क्या करूं। नहीं, इस कंफ्यूजन में कतई नहीं रहना है। अब कुछ नया तैयार करने की बजाय जो पहले आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं चीजों को अच्छे से फोकस करना है। यहां तो हम लिखने के बेस्ट तरीकों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक कृषि आधारित में भोजन प्रसंस्करण का भी आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग का भी आ जाता है, तो उसको हमने कोई नंबरिंग नहीं देकर खाली अंडरलाइन कर दिया। कुछ इसके बारे में भी आप लिखेंगे भी। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयां शामिल की जाती है। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे उनको सुखाकर ताकि वो खराब नहीं हो, संधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर। घरों में अचार बनाते हैं या तो नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया जाता है या उसमें तेल सिरका ये डाल दिया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो। तो भोजन को खराब होने से बचाने के तरीके भी हमने बता दिए। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता था। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी तब तक ये सीमित मात्रा में होता था, और जब औद्योगिक क्रांति आ गई, बड़े लेवल पर इनकी फैक्ट्रियां लग गई, तो ये काम बड़े लेवल पर होने लग गया। तो ये अपना एक पॉइंट हो गया। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। आपने पढ़ा है ना सेकंड बुक में भी धात्विक खनिज 2 भागों में हो जाते हैं। लोह धात्विक जिनमें लोहे का अंश मिलता है, और जिनमें लोहे का अंश नहीं मिलता वो अलोह धात्विक खनिज होते हैं। चाहे वो इजी लैंग्वेज वो लिख सकते हो आप। और इसमें लो वाले में कौन सा आ गया, लो इस्पात उद्योग हो गया। अब चाहें तो एक लाइन यहां पर ये भी घुसेड़ सकते हो भी लो इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है वो कहा जाता है। तो रिलेटेड बात है वो आपको यहां एडजस्ट करनी है। जो उत्तर आपने याद कर रखा है, अगर परीक्षा में आपके 1-2 लाइनें कम रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ लीजिएगा। मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, जो अक्सर स्टूडेंट को पढ़ाते समय जो प्रॉब्लम आती है, मैं उन सब को आपके साथ है वो बांट रहा हूं। और जबकि कुछ उद्योग एलो धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग हो गए, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। तो धात्विक और अधात्विक, जिसमें लो धात्विक और एलो धात्विक, सभी के बारे में जो बातें हैं वो आ गई। चाहे ये लिखें, चाहे आपने सेकंड बुक वाली जो चीजें कर रखी है वो इसके अंदर सेट कर दें, वो आप अपने अभ्यास पर देख लीजिएगा कौन सा इजी महसूस होता है। अगला पार्ट हो गया रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है जो नेचर के अंदर मिलते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का जो उपयोग है वो किया जाता है। नमक हो गया, गंधक, पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग जैसे लकड़ी हो गई और जो कोयले से प्राप्त कच्चे माल है वो उस पर भी डिपेंड करता है।
रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण करना, ये चीजें भी शामिल रहती हैं। और कई बार आपको पता है बड़े प्रश्नों से छोटे प्रश्न भी निकल जाते हैं। जब सारा कंसेप्ट क्लियर होता है, बड़ा प्रश्न अगर आपके तैयार है, तो एग्जाम में अगर उस टॉपिक से छोटे प्रश्न भी आ जाएं तो बहुत इजीली आप उस आंसर को भी लिख सकते हो। अब है वनों पर आधारित उद्योग हो गया अगला प्रकार। इसमें वनों से प्राप्त कई मुख्य और गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है, यानी काम में ली जाती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और घास, और लाख उद्योग के लिए लाख है वो वनों से प्राप्त होती है। ये चीज हो गई। इसी कड़ी में लास्ट हो जाएगा पशु आधारित उद्योग, ये पांचवा टाइप हो जाएगा। भी चमड़ा और ऊन वस्तुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। छोटे प्रश्न भी ऐसे निकलते हैं भी किन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है, वो चमड़ा और ऊन है, तो वो पशु आधारित हो गई। ये चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन है वो पशुओं से प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है। तो इस प्रकार से आप पूरा एक्सप्लेनेशन है वो कर देंगे और आप देखेंगे इजीली अगर ये तरीका डायग्राम वाला और ये यूज करते हो तो 2 क्या 2.5-3 पेज भी कई बार भर जाते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर कुछ विशेष बात। अगला प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों को समझाइए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। किसी भी तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां आप गौर करेंगे आपसे क्या पूछा है, 4 भौगोलिक कारक पूछे हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के 3 प्रकार के कारक आप पढ़ते हो। एक भौगोलिक कारक है, एक आर्थिक कारक है और एक छोटा प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का भी बनता है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में कई बार भौगोलिक कारक पूछ लिए जाते हैं, कई बार आर्थिक कारक है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम 4 भौगोलिक कारकों की व्याख्या का प्रश्न आ जाए, इसी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो उत्तर कैसे लिखना है। तो आप गौर करेंगे इसमें एक बात क्या है, जनसंख्या वितरण शब्द भी तो है, तो क्यों न हम, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, तो बड़ा प्रश्न है तो क्यों न थोड़ा सा हम जनसंख्या वितरण पर भी 2-4 लाइनें हैं वो लिख दें। तो इस प्रकार से आप हेडिंग बना लेंगे जनसंख्या वितरण। यहां मैंने आप देखेंगे इतनी सारी बातें लिखी है, आप इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, आप चाहें तो कुछ कम भी कर सकते हो। तो पहले तो मैं परिभाषा बता रहा हूं जनसंख्या वितरण, कि इससे भूमि पर लोगों के वितरण का पता चलता है, फैलाव का पता चलता है। पृथ्वी पर लोगों का फैलाव किस प्रकार का है, वही तो जनसंख्या वितरण कहलाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। 90% लोग 10% जमीन पर रहते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो वितरण के जो एग्जाम्पल है एक तरीके से वो भी बता दिए। फिर आपने दुनिया के टॉप 10 ज्यादा जनसंख्या वाले देश भी पढ़ रखे होंगे, अच्छे से दिमाग में भी है। मैंने भी वीडियो क्लास के अंदर पूरी ट्रिक बताई थी याद रखने की, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो यहां पर फिर हमने कह दिया सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, तो यहां चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, मैंने 6 लिख दिए। आप चाहे 10 के 10 लिख दो या 2-3 लिख दो, जो आपको ठीक लगे भी। आप चाहें भी 3-4 लाइनों में अपना इंट्रो हो गया। अब आपको आना है मूल मुद्दे के ऊपर। मूल मुद्दा क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। ये पॉइंट लगाएंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर आपने चारों कारक जो आपने किताब वाले याद किए हैं या कुछ और भी, जरूरी थोड़ी है इन 4 के अलावा भी तो और बहुत से कारक हैं। मैं फिर कह रहा हूं उत्तर वही रखना जो आप रूटीन में याद करते आ रहे हो, और अभी तक नहीं किया है तो आप फिर यहां से हेल्प ले सकते हो। तो फिर हमने क्या किया, चारों के एक बार 4 लाइनों के अंदर नाम लिख दिए। आप चाहें तो एक लाइन में 2 भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा खूबसूरत लगता है। कॉपी के पेज बहुत खाली रह जाते हैं, तो इसलिए कॉपी के पेज भरने की टेंशन आप मत लेना भी यार कहीं मेरी कॉपी भर गई तो मुझे कॉपी और नहीं मिलेगी। कॉपी पूरा पेपर होने के बाद में भी खूब सारे पेज हैं वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हर लाइन में आपको जो 4 भौगोलिक कारक हैं जो आप लिखना चाह रहे हो उन चारों के नाम लिख दो। और भी अगर याद है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हो। वर्णन आपको कितने का करना है, 4 का। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब यहां पर मैं कुछ और तरीके भी बताना चाहूं। आप इस बात को डायग्राम से भी प्रदर्शित कर सकते हो। आप में से जो बेटियां वीडियो देख रही होगी
तो उनकी डिजाइनिंग तो बहुत खूबसूरत होती है, वो तो और भी अलग अलग तरीके से सुंदर सुंदर डायग्राम बनाकर भी प्रदर्शित कर सकती है। जैसे ये तो एक सिंपल सा ही बनाया मैंने भी, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, इस प्रकार से बीच में घोड़ा आइसक्रीम कुछ बना दे, फिर चारों साइड के अंदर आपने चारों नाम लिख दिए। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका तो अभी बात की, एक सिंपल तरीका तो ये हो गया सीधे नाम लिख दिए। जिसको जो तरीका शूट करता है आप उसके हिसाब से देख लें, या आप इस प्रकार से बना सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से कोई पत्तियां बनाकर कोई पेड़ बना दीजिए, उसकी 4 ब्रांचेस निकालकर उनके अंदर नाम लिख दीजिए, तो यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और इसी प्रश्न के अंदर नहीं, आप समझिएगा, मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूं भी। ये बात इससे पहले वाला जो प्रश्न कच्चे माल वाला किया, आप उसमें भी 5 है तो 5 पत्तियां निकाल दो। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, समझिएगा चीजों को भी। आप ये तरीका, ये नहीं है भी ये प्रश्न आए तभी ये तरीका यूज करना है। इन तरीकों को, चाहे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का कोई और प्रश्न है, किसी में भी, और ये कुछ आइडिया दे रहा हूं, आप अपने आइडियाज भी इसमें से और इजात है वो कर सकते हो। चलिए, ये नाम हो गए। अब आपको एक एक करके उत्तर लिखना। जैसे जल की उपलब्धता पॉइंट हो गया, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से मिल जाता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं को, फसलों को, उद्योगों को और नौ संचालन में भी किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं। आप उदाहरण भी दे सकते हो, विश्व में कोई नदी किनारे कोई ज्यादा जहां पॉपुलेशन है वो एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा, भू आकृति, किस प्रकार का स्थल भाग है। तो लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, ज्यादा रहते हैं वहां पर लोग। इसका कारण क्या है, वो ये है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के अनुकूल होते हैं, इसलिए समतल भागों पर रहना लोग पसंद करते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर परिवहन तंत्र वो विकसित नहीं हो सकता है अच्छे से, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। इसलिए इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, यानी पहाड़ों पर कम जनसंख्या मिलती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन बसे जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, भी वहां कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, जलवायु। अति उष्ण, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, या ठंडे मरुस्थलों को विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। बहुत अधिक गर्मी जहां होती है और बहुत ज्यादा ठंड जहां होती है, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आप जो मैं बोल रहा हूं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। तो ये जो भूमध्य सागरीय जो एरिया है वहां पर पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मिट्टी या मृदाओं की बात करें, उपजाऊ मृदा या मिट्टी है वो कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। वहां पर अधिक उत्पादन है वो लिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हमने 2 प्रश्न लिए बड़े वाले, और उनके उत्तर लिखने के कुछ तरीके, कुछ डायग्रामेटिक तरीकों की बात की। अब मैं आपको, जो मैं बार बार कह रहा था, भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ये जो बड़े प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न आपने अच्छे से तैयार भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो आप इनको थोड़ा तैयार कीजिए, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें, लिख कर याद कर लें, बोल के, जो भी आपका तरीका है। बोलकर याद करने का तरीका होता है कईयों का लिख कर याद करने का तरीका होता है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप पढ़िए, याद कीजिए, फिर आप टाइमर लगाकर उसको अपनी रफ कॉपी में या कोई भी एक पिन पेयर ले लीजिए और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, आपको 10 से 11 मिनट के अंदर वो पूरा उत्तर आपको लिखना है जो याद किया है। और अभ्यास भी आपको उसी प्रकार से करना है भी जैसे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। फाइनल एग्जाम में कोई डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे,
तो ये गलती आप मत कीजिए उन बच्चों की तरह जो ये सोचते हैं रेगुलर टेस्ट में तो किसी तरीके से लिख देते हैं, जब टीचर कहता है बेटा थोड़ा सा आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए, तो कई बार बच्चों के आंसर होते हैं कि सर ये तो मैं फाइनल एग्जाम में लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब साल भर आप जिस तरीके का अभ्यास करते हैं वही तरीका तो वहां आएगा, क्योंकि एक ये बोर्ड एग्जाम का बहुत से जो अपने बाहरी जो लोग होते हैं वो एक प्रेशर बना देते हैं अपने ऊपर, यार बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, जैसे कोई बम फूट रहा है। अरे नॉर्मल एग्जाम ही तो है, एक टेस्ट ही तो है, जो स्कूल में हम रोज देते रहे वही तो है। तो इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टाइमर लगाएं, 10 से 11 मिनट या 12 मिनट के अंदर उस उत्तर को लिख लें, फिर मिलान कर लें भी हाँ आपने क्या त्रुटि की थी या उसमें आप क्या और अच्छा कर सकते थे, क्या चीज आप भूल गए, या जैसे आज याद किया है सुबह आप उसका टेस्ट दें खुद ही। तो खुद ही स्टूडेंट बन जाइए, खुद ही टीचर बन जाइए। पढ़ाई को एक इंजॉयमेंट की तरह लीजिए। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप कोई यूट्यूब का कोई शॉर्ट देख रहे हो, खुद को उसी तरीके से इजाद कर लीजिए। अब 2-3 महीने खुद के साथ बिता लीजिए, बाहरी चीज़ों के साथ आपने बहुत टाइम है वो स्पेंड किया है, तो कुछ दिन तो गुजारिए खुद के साथ। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और दूसरा एक चीज़ और कोई थी क्या? हाँ, दूसरा जो मैंने वैसे बोल ही दिया, भी ये ध्यान रखना है आपको भी उत्तर के अंदर डायग्राम किस प्रकार से बनाना है। भी 2-3 तरीके, मैं कई तरीके आपको बता चुका हूं। आगे अगर आपकी इच्छा होगी आप कमेंट करके बताना, और भी कोशिश करूंगा भी और तरीके भी बताऊं। उनमें से जो भी तरीका आपको सूटेबल लगता है, आसान लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड सेट कर लेना है भी मुझे इस प्रकार से उत्तर है वो लिखने हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे इन वीडियो क्लासेस से। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी लाभ है वो मिल सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, आज तो मुझे पहले ही याद आ गई ये बात। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में आपकी ऑन डिमांड। तब तक जय हिंद, जय भारत।